गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से आ जाइएगा। क्वेश्चंस किस तरीके से है ये आप देखिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और स्पेशली मैंने हिंदी वर्णमाला से ही क्वेश्चन लिए हैं। तो जल्दी से आ जाइएगा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करें, एक बार बता दीजिएगा कि आपको वॉइस सब कुछ ठीक आ रही है आपके सामने। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर बिना किसी देरी के आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन इस क्लास का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मौखिक भाषा का मूल आधार है। पहला क्वेश्चन हिंदी की क्लास का देखिएगा कि मौखिक भाषा का मूल आधार है, क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है भाई, यहाँ पर वर्ण, ध्वनि, शब्द या वाक्य। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी के सभी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। सभी के सभी बताइएगा। भाई मैंने पूछा है मौखिक भाषा का मूल आधार क्या है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से कमेंट के जरिए मुझे बताइए। तो यहाँ पर देखिए संजय जी ने बी आंसर बताया है, सुमन दुबे जी ने सी आंसर बताया है, शब्द। तो देख लेते हैं सही आंसर। गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग संजय, स्वागत है आप सभी का। तो देख लेते हैं भाई मौखिक भाषा का मूल आधार क्या है। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को ओरल यानी कि मुख्य बोलकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि ए बी सी डी सही आंसर क्या होगा। मौखिक भाषा का मूल आधार किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा का मूल आधार किसे कहते हैं, ए, और आपके सामने बी और सी आप लोगों ने मुझे आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, ध्वनि। क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ध्वनि। और बात करें लिखित रूप से वर्णों का, देखिए सुमन जो आपने सी आंसर बताया ना, वो क्या है, एक ऐसी इकाई जिसमें किसी शब्द का अर्थ निकल कर आता है। शब्द किसे कहा जाता है, जो वर्णों से मिलकर बनता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य। तो जल्दी से बताइएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है और पूछा है कि लिखित भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। पर देखिए लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य। ए बी सी डी सही आंसर आप सभी को बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं। आंसर बताते चले सभी के सभी जो भी क्लास में हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, सेकंड का बी आंसर मुझे मिला है। और इस क्वेश्चन का जवाब भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी इकाई। तो आप जानते हैं कि लिखित भाषा हो यहाँ पर क्या होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। यदि हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, लघुत्तम इकाई की, तो लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, वर्ण में क्या आता है आपका हिंदी वर्णमाला के वर्ण, जैसे कि आ हुआ, का, चा, कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होगी। लघुत्तम इकाई वह इकाई होती है जिसके हम खंड नहीं कर पाते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब वर्ण। और बहुत अच्छे से आप सभी ने आंसर दिया है। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर। तो जल्दी से बताइएगा पढ़कर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। और क्या चयन करना है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए
किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? अनुस्वर का, अनुनासिक का, हलंत का या स्वर का? तो बताइएगा। चेतन शर्मा जी ने बी आंसर बताया, बहुत बढ़िया जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिलने लगा है, सी आंसर आप सभी ने मुझे बताया है। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। स्वर हलंत किसे कहते हैं? देखिए अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार क्या होता है? जो अयोग वाक्य के अंतर्गत आता है, और अंगा को अनुस्वार कहा जाता है। अनुनासिक कौन से होते हैं? जो व्यंजन तालिका के पंचम वर्ण होते हैं उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। बात करें हलंत की, अब हलंत देखिए क, है ना, ये क्या है भाई? ये है स्वर से युक्त, लेकिन यदि इसमें हलंत लगा दे तो ये स्वर से रहित हो जाता है, स्वर से अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पूछा है व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें, क्लियर हो गया होगा। देखिएगा क्लियर है सभी को हलंत, बहुत बढ़िया नीरज वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर, द्वित्व व्यंजन, तालव्य व्यंजन या स्वर तंत्रीय? तो जल्दी से दीजिएगा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब। आंसर दीजिए सभी के सभी। हेलो शमशेर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिएगा कमेंट के जरिए। भाई संयुक्त अक्षर कहलाता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है, तालव्य कहलाता है या स्वर तंत्रीय कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिएगा सभी। यहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर मिला है मुझे संयुक्त अक्षर। तो देखिएगा बहुत बड़े जवाब बिना किसी डाउट के, ए ऑप्शन बिल्कुल। संयुक्त अक्षर क्या होता है? जब दो अक्षरों को युग्म के रूप में जोड़ा जाता है, जब या तो समान अक्षर होते हैं, विपरीत विपरीत अक्षरों को दो अक्षर यानी कि आधे आधे अक्षर को भी बना के आप एक अक्षर बना सकते हैं। और संयुक्त अक्षर जैसे कि आपने देखा होगा क जमा श मिलकर क्या बनता है? तो यहाँ पर क्या है? ये संयुक्त अक्षर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। और मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया आंसर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है तो उनको क्या कहा जाता है? प्रलुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर? तो आंसर दीजिएगा। हेलो अमरनाथ, चेतन, और जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है और आंसर दीजिएगा। आंसर बताइएगा सभी। क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने पूछा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या फिर ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रलुत स्वर कहा जाता है, गुरु या मूल स्वर या लघु स्वर? आंसर दीजिएगा सभी। आंसर नहीं मिला है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन मुझे मिला है, ए आंसर भी मुझे मिला है। देख लेते हैं सही जवाब क्या होगा। 2 आंसर आप लोगों के मुझे मिले हैं, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर। हेलो अंजलि वर्मा, गुड मॉर्निंग। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, फिर दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, साथ ही साथ ह्रस्व स्वर से क्या होता है? दुगना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए हिंदी वर्णमाला के अंगों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्रलुत स्वर। और यदि हम बात करें ह्रस्व स्वर की तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। और मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, जिनमें समय बहुत कम लगता है। बात करें दीर्घ या गुरु स्वर की तो जिनमें
किससे? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, गुरु स्वर। गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। बात करें प्रलुत स्वर की, जो अभी मुझे बताया था आंसर, प्रलुत स्वर किसे कहा जाता है? ये वे स्वर हैं जिनमें दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय लगता है। तो याद रखिएगा अमरनाथ, इसका आंसर ए नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया भाई? क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुरु स्वर। गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, उससे दुगना समय लगता है गुरु या दीर्घ स्वर में, और तिगुना समय लगता है प्रलुत स्वर में। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न एवं उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं माना गया है? तो देखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, सघोष व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न एवं उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं माना गया है? पार्श्विक, सघोष, ऊष्म या उत्क्षिप्त। आंसर क्लियर नहीं हुआ है अमरनाथ? चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैम गुरु स्वर तो छोड़, देखिए गुरु, इनको नाम दिया गया है छंद में अमरनाथ, जैसे कि लघु और गुरु। लघु कहो, ह्रस्व कहो या मूल कहो, इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? छोटे, यानी कि आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। दीर्घ कहा जाए या आपको बोला जाए कि गुरु, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, छंद का ही पार्ट माना गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन मुझे मिला है, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देख लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी ने उत्क्षिप्त व्यंजन बताया है मुझे। तो देखिएगा, मैंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न एवं उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो आपने देखा होगा सघोष, अघोष, ऊष्म, पार्श्विक व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? व्यंजन वर्गीकरण के अंतर्गत। लेकिन बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो ये किसका है? ये व्यंजन तालिका पार्ट्स में से, यानी कि स्पर्श व्यंजन से ही लिया गया है, और इसको हिंदी व्यंजन के वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ होता है कि जिन वर्णों के बोलने पर जीभ झटके से पीछे की ओर मुड़ती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिएगा, प्रलुत स्वर, ह्रस्व, संयुक्त या द्वित्व व्यंजन, द्वित्व। तो आंसर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप पूछिए, ठीक है। क्लियर हो गया है ना? क्लियर नहीं हुआ है अभी? चलिए अमरनाथ, देखिए आप, चलिए पहले इस क्वेश्चन को बताइएगा, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। हेलो कृतिका, बी आंसर मिला है मुझे। किस क्वेश्चन का आंसर दिया है ये भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्रलुत स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर या द्वित्व स्वर? जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। भाई आंसर बताइएगा। 7 का बी आंसर मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है, कुमारी ममता जी ने दिया है। तो देख लेते हैं सही जवाब क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर देखते हैं, सही आंसर किसने मुझे दिया है? बी, बी, बी और डी ऑप्शन भी। बाकी और सभी जो भी हैं क्लास में, सभी कोशिश करें कि अपने अपने आंसर को यहाँ पे रखें। देखिए चेतन शर्मा जी ने भी मुझे डी आंसर दिया है। अभी मैं आपको क्या समझा रही थी? अभी मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था कि स्वर की हम बात करें तो आपने देखा होगा स्वर का एक पार्ट ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ भी होता है, ठीक है, दीर्घ। और हम देखें तो संयुक्त स्वर भी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा। और साथ ही साथ देखिएगा, प्रलुत स्वर का प्रयोग भी आपका स्वर में होता है, लेकिन द्वित्व का प्रयोग
किसके अंतर्गत नहीं होता? स्वर वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं होता है। द्वित्व क्या? द्वित्व का अर्थ क्या होता है? यानी कि आपने देखा होगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एक शब्द है जिसमें दो वर्ण एक समान हो, जिसमें दो वर्ण एक समान हो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, द्वित्व शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यदि हम बात करें द्वित्व की तो इस तरीके से इसकी पहचान होती है, और पूछा है स्वर का वर्गीकरण नहीं है तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्लियर हुआ भाई? समझ में आया? प्रलुत स्वर अभी मैंने बताया 3 मात्रा का समय लगता है। हास्य स्वर किन्हें कहा जाता है? जिन्हें बोलते समय बहुत कम यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है। हास्य स्वर को क्या है? लघु भी कहा जाता है और साथ ही साथ मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त की हम बात करें तो संयुक्त में कौन कौन से आएंगे आपके? ए, ऐ, ओ और औ, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गया होगा? क्लियर हो गया है? बताइएगा भाई, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए डी ऑप्शन होगा बिल्कुल अंजलि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? तो मूर्धन्य, वत्सर्य, काकल्य या कंठ है? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कृतिका मैम संयुक्त स्वर का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। संयुक्त स्वर का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था ना, ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं और ये कैसे दो भिन्न भिन्न वर्णों से मिलकर बने हैं। कृतिका नहीं, ये द्वित्व व्यंजन नहीं होते प्रदीप, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, डा और डा, ठीक है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है और इन्हें द्वित्व व्यंजन के नाम से, देखिए द्वित्व व्यंजन नहीं कहा जाता, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। जिनमें 2 गुण होते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है प्रदीप। अब जल्दी से बताइएगा मुझे, मैंने पूछा है आपसे कि यहाँ पर जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका स्थान क्या है? तो जल्दी से बताइएगा, मूर्धन्य, वत्सर्य, काकल्य या कंठ? तो आंसर दीजिएगा सभी के सभी। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए मैं आकृति का बताती हूँ आपको। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। डी आंसर मिला है मुझे ममता जी की तरफ से और प्रवीण जी ने भी कहा है डी आंसर। देखिए ऐसे वर्ण जिनमें हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो खुलकर कंपन करती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई? उन्हें कहा जाता है सघोष। और जिनमें हमारी स्वर तंत्रियाँ खुलकर कंपन नहीं करती हैं तो उन्हें कहा जाता है अघोष, ठीक है। यदि आप सघोष अघोष की बात करें, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हमने कहा है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री कंपन करती हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण स्थान क्या होगा ये मैंने आपसे पूछा है। तो कंठ कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर मिला है कंठ है। तो देख लेते हैं भाई मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य व्यंजन किसे कहा जाता है? भाई मूर्धन्य व्यंजन वह व्यंजन होते हैं, मैं आपको एक एक करके क्लियर करा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो पूछिएगा मेरे से। मूर्धन्य व्यंजन जैसे कि आपने देखा होगा ट, ठ, ड, ध, ड़, ये कैसे होते हैं? जिसमें जीभ जो होती है हमारे झटके से ऊपर और फिर नीचे की ओर, एकदम झटके से नीचे की ओर आती है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। बात करें वत्सर्य व्यंजन की तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वत्सर्य व्यंजन में आता है आपका न, र, ल। ये व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसमें जो हमारा वायु होती है ना वो खुलकर साइडों से कंपन करती है। बात करें काकल्य व्यंजन की तो काकल्य व्यंजन किसे कहा जाता है? पता है आपको? काकल्य व्यंजन होता है ह, ठीक है मैम। माइक थोड़ा नज़दीक, ओके माइक थोड़ा, हाँ थोड़ा सा नीचे है माइक, अभी मैं नज़दीक ही लगा रही हूँ। चलिए
तो संजय जी अब आवाज आ रही होगी आप सभी को। बात कर रहे हैं काकल्य व्यंजन की, तो काकल्य व्यंजन होता है आपका ह। बात करें कंठ व्यंजन की, तो कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, है ना। ये किस में आते हैं? आपके कंठ व्यंजन में आते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो बिल्कुल डी आंसर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। कंठ यानी कि खुलकर, क, ख, ग, घ यानी कि खुलकर आवाज निकलती है और खुलकर कंपन होता है। तो सही जवाब आप सभी ने दिया है, डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करें स्वर संयुक्त स्वर के बारे में, मेरे से बार बार पूछा जा रहा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ संयुक्त स्वर का उदाहरण। देखिएगा ए, ऐ, अ। अब पूछा जाए कि ए किससे मिलकर बना है, तो आप देखिएगा अ जमा ई से मिलकर क्या बना है? आपका ए बना है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ऐ किससे मिलकर बना है, तो याद रखिएगा अ जमा ए से मिलकर क्या बना है? ऐ मिला है, बना है। तो ये आपके किस में आएंगे? ये आपके संयुक्त स्वर में आते हैं, यानी कि दो भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से जब कोई एक वर्ण मिलता है, वर्ण बनता है, तो उसे संयुक्त कहा जाता है। साथ के साथ इसमें स्वर भी पूछा है, तो इसीलिए इसे कृतिका संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। एक ए, ऐ, तीसरा है आपका ओ और चौथा है आपका औ। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अ जमा उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। साथ के साथ देखिएगा, साथ के साथ अ जमा ओ बराबर क्या होता है? औ बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा संयुक्त स्वर। क्लियर हुआ भाई? समझ में आया सभी को? बताइएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा निम्न में से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो देखिएगा मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आंसर बताइएगा कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि। 4 मूल संयुक्त स्वर होते हैं। बिल्कुल सही कहा, 4 संयुक्त स्वर होते हैं आपके और 4 ही आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं प्रदीप जी। तो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का कि निम्न में से कौन सा र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि। जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नीतू जी ने बी आंसर बताया, संजय जी ने डी आंसर बताया। सही आंसर क्या होना है ये आप सभी मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा, बस जल्दी से बताइएगा। मात्र में र व्यंजन नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए आपने देखा होगा मात्र की हम बात करें तो त में साथ के साथ क्या निकला है? र। तो यहाँ पर आपका र यानी कि इसमें भी मात्र में भी र का प्रयोग हुआ है। साथ के साथ कभी भी जब किसी शब्द वर्ण के नीचे कौन सा ये वाला र निकाला जाता है तो ये भी र के अंतर्गत आता है। क्रम की बात करें तो इस तरह का जो आपको इस तरह का हलंत जो आपको मिलता है किसी भी वर्ण में तो वो भी र के अंतर्गत आता है। इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। बात करें मातृभूमि की तो आपने देखा होगा मातृभूमि में क्या है? ये वाला री निकला हुआ है तो ये र ऋषि से निकला है। किससे? र ऋषि वाला र है, ये र वाला र नहीं है, र ऋषि वाला है। तो इसीलिए आपका डी आंसर होगा सही जवाब। बाकी तीनों का तीनों जो मात्र, मूर्धा, क्रम इन तीनों में र वर्ण का प्रयोग किया गया यानी कि र व्यंजन का प्रयोग किया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया भाई? क्लियर हुआ। मातृभूमि बहुत बढ़िया ममता जी, मातृभूमि आपने बताया है। अमरनाथ बी नहीं होगा, मूर्धा में याद रखिएगा या तो आपको ये वाला र मिले या फिर आपको इस तरीके का किसी भी वर्ण में जैसे क्रम में लगा हुआ है या फिर किसी भी वर्ण के इस तरह जैसे मात्र में लगा हुआ है। ये र के आधार पर उच्चारित वर्ण है। ठीक है ना, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है आपके सामने। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण के बारे में आपको बताना है स, प, ट,
या ह। तो जल्दी से बताइएगा, निम्न में से वह कौन सा वर्ण है जो दंत से बोला जाता है, दंत वर्ण के अंतर्गत आता है? स, प, ट, ह। जल्दी से बताइएगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर मुझे मिला है स। बाकी सभी मैं जवाब दीजिएगा, आंसर बताइएगा। जो भी क्लास में सभी कोशिश करें ए यानी कि अ यानी कि ए मिला है। कुमारी ममता जी ने ट बताया है, ट। चलिए तो देख लेते हैं सही जवाब क्या होगा। ठीक है, यदि हम बात करें स तो आप बोलकर देखें, यदि किसी भी वर्ण पर आपकी जीभ ऊपर वाले हिस्से यानी कि ऊपर वाले दांत पर लग रही है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका दंत वर्ण होगा। तो आप देखिए प की हम बात करें तो हमारे दोनों ओष्ठ आपस में मिल रहे हैं, यानी कि आपका बी नहीं होगा। ट जो होता है प्रदीप, वो होता है आपका मूर्धन्य, यानी कि आपने देखा होगा ट जब बोलेंगे तो जीभ आपकी ऊपर वाले दांत पर नहीं लग रही है, जबकि जो दांत के पीछे खुदरा हुआ हिस्सा होता है उस पर जाकर जीभ लगती है। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ह की हम बात करें तो ह में जो हमारी जीभ है वो किसी भी भाग को टच नहीं करती है, और जो वायु है वो दोनों साइडों से ऊपर नीचे से बिल्कुल खुलकर निकलती है। तो यहाँ पर आपका ह में भी आपका दंत वर्ण नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स आप बोलेंगे तो देखिएगा आपका सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? सी नहीं होगा। चेतन, क्लियर हो गया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिएगा निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प, व, म, थ। तो जल्दी से बताइएगा अनुनासिक वर्ण कौन सा होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, सही जवाब देखिएगा और जल्दी से कमेंट के जरिए बताइएगा। आंसर दीजिए सभी, मैं जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब यानी कि अनुनासिक वर्ण मैंने पूछा है, तो इसमें ए बी सी डी में सही जवाब क्या होना है? त, थ, द, ध, न, दंत। देखिए आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए सभी के सभी। तो यहाँ पर सी आंसर मुझे मिला है। ठीक है, सी आंसर मिला है मुझे। देख लेते हैं भाई, यहाँ पर निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? प, व, म और थ, ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। आपने देखा होगा अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन तालिका का पंचम वर्ण, व्यंजन तालिका का पंचम वर्ण अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो आपका म होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। बहुत अच्छे से बताया है मुझे प्रदीप जी ने। सही जवाब आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चले भाई। अनुनासिक 5 होते हैं ना, जो भी आपका स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर है 5 वर्गों में से बांटा गया है। क वर्ग, ख वर्ग, क देखिएगा क वर्ग के नाम से, च वर्ग के नाम से, ट वर्ग के नाम से, यानी कि इनका 5वां अक्षर जो होता है वो अनुनासिक कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि म। आगे देखिएगा, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, लिपि, ध्वनि या व्यंजन? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझकर बताइएगा कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप से वे लिखे जाते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? आंसर बताइएगा। हाँ कृतिका, जो मेरी क्लास का टाइम है स्टार्टिंग से 11 बजे क्लास होती है, तो 11 बजे ही मेरी क्लास होती है हिंदी की। ठीक है, टाइम चेंज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से मुझे दीजिएगा।
राइट आंसर क्या होना है भाई, जल्दी से बताइएगा 12 का आंसर। तो देखिए यहाँ पर बी आंसर मुझे मिला है, चेतन जी ने, प्रवीण जी ने लिपि 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 बी ऑप्शन दिया है। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में वे लिखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए आपने बोला है बी ऑप्शन लिपि। लिपि क्या होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और लिपि में क्या होता है, लिपि लिखित रूप से मानी गई है जिसमें हम लिखकर उस भाषा को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप सभी ने मुझे दिया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए लिपि में क्या होता है कि भाषा को लिखकर सुरक्षित रखा जाता है, तो लिपि आपका सही जवाब है, यानी कि बी ऑप्शन 100% आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है, ये आपको बताना है। तो कंठ से होता है, मूर्धन्य, तालव्य या ओष्ठ। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भाई। ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। गुड मॉर्निंग राजकुमार, हेलो रामत्री। लिपि बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आने लगा है और सी आंसर आप लोगों ने मुझे दिया है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको ई के बारे में समझ में नहीं आता है, तो च छ ज झ इया बहुत अच्छे से आपको पता है कि व्यंजन तालिका में इसको तालु वर्ग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर सी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाता है, तालव्य। बहुत बढ़िया जवाब सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए आप पढ़ेंगे ना तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। ए में आया है आपका ख छ ठ, और बी ध च ड, सी म श ध, डी का है य द घ। तो जल्दी से बताइएगा कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन सही जवाब जल्दी से आप दीजिए। महाप्राण जानते हैं ना कौन कौन से हैं, सभी को पता है, पर जल्दी से कमेंट से मुझे बताइएगा, कमेंट करके कि हिंदी वर्णमाला में महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। तो 14 का आंसर मिला है सबसे पहले मुझे संजय कुमार जी की तरफ से। देखते हैं प्रवीण जी ने भी बताया ए ऑप्शन, यानी कि आपने बताया ख छ ठ। तो देख लेते हैं सही जवाब। आपने देखा होगा कि जो महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक व्यंजन तालिका का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। तो आपने देखा होगा क के बाद ख, च के बाद च छ, ट के बाद ट ठ, तो ये क्या है, दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल निकल कर आता है, यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब सभी ने दिया है, यहाँ पर ए आंसर ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो आप देखिएगा ए बी सी डी 4 ऑप्शन और पढ़कर सोच समझकर मुझे बताइएगा कि स्पर्श व्यंजन का प्रयोग कौन से वर्ग में दिया है। क र ल ह, य श द र, क च प द, ह श व र ब। तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा वर्ग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्श व्यंजन का ही प्रयोग किया गया है। आंसर बताइए सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है और बताइएगा देखकर कि कौन सा ऐसा वर्ग है चारों में ए बी सी डी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्श व्यंजन का ही प्रयोग किया गया है। आंसर दीजिए। यहाँ सी आंसर मिला है मुझे और बी आंसर भी मुझे मिला है। सी आंसर देख लेते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, बी और सी। सही जवाब कृतिका क्या हो सकता है ये आप ही मुझे बताएंगे। हेलो सारा। तो देखिएगा सही आंसर भाई आपने देखा होगा स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, है ना, क से ह तक स्पर्श व्यंजन होते हैं
अब हम बात करें कि कौन सा है जो इसमें टोटल स्पर्श व्यंजन है, तो आपने देखा होगा भाई यहाँ पर क र की हम बात करें, सॉरी म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। यदि हम बात करें तो देखिए क च क वर्ग च वर्ग प का भी होता है, ट वर्ग का भी होता है। तो यहाँ पर यानी कि सी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल स्पर्श व्यंजन का ही प्रयोग हुआ है। य र ल व, इसमें र क्या है, अंतस्थ व्यंजन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। श क्या है आपका, ऊष्म व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन नहीं है आपका, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका स्पर्श व्यंजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका सी आंसर कैसा है, जिसमें टोटल स्पर्श व्यंजन वाले वर्णों को लिया गया। बिल्कुल सही कहा अमरनाथ, क से म तक होता है, मैंने आपको ह बोल दिया था गलती से, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है जिसमें कंठ प्लस तालव्य से आवाज निकलती है, तो देखिएगा उ र श ए ऐ अ आ। तो देखिएगा और जल्दी से मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब। आंसर दीजिएगा सभी के सभी, जो भी क्लास में है सभी आंसर दें कि यहाँ पर पूछा है कंठ तालव्य कौन सा है जिसमें कंठ जमा तालव्य दोनों से उच्चारण होता है। तो यहाँ पर सी आंसर मुझे मिला है आपका, मैं देखिएगा और जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले आंसर दिया है मुझे संजय कुमार जी ने, बाकी प्रदीप जी ने भी सी माना है, रीना जी ने भी सी बताया है। चलिए, तो सही जवाब क्या है भाई यहाँ पर, बिल्कुल बिना किसी डाउट के उ देखिए उ यानी कि आपका ओष्ठाकार बन रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ए इसमें क्या है, इसमें आपका जो जीवा है यानी कि आपके जो ओष्ठ की आकृति है बिल्कुल कैसी हो जाती है, प्लेन हो जाती है, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। आ यानी कि कंठ है ओनली, तालव्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी आपका सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए आए। देखिएगा ए आए यानी कि कंठ पे भी जीभ लगती है, साथ ही साथ आपकी जो तालव्य यानी कि आपकी जीभ है वो ऊपर वाले हिस्से पर लगती है और कंठ से आपकी आवाज आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए आए बिल्कुल सही आंसर, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनियां, युम्बक ध्वनियां, संप्रकृत ध्वनियां, पारस्परिक ध्वनियां। तो देखिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो पूछिएगा, ठीक है। 17 का सी आंसर मुझे मिला है भाई, बाकी सभी बी आंसर भी मुझे मिला है। कृतिका आपके पास यही कमेंट आए हैं अभी, मुझे और कोई आंसर नहीं मिला है आपका, तो सभी के सभी बताइएगा। गोपाल जी ने बताया सी आंसर, बाकी सभी बी आंसर भी मुझे मिला है, जुम्बक। चलिए भाई आंसर दीजिएगा, 17 बी आंसर मिला है बबीता जी की तरफ से। तो देख लेते हैं भाई क्या होगा। देखिए संयुक्त क्या होता है, संयुक्त सभी को पता है, संयुक्त मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। और संयुक्त में जो होता है दो भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से कोई एक वर्ण बनाया जाता है, उन्हें कहा जाता है संयुक्त ध्वनि, ठीक है। अब हम बात करें युग्मक यानी कि युग्मक, तो युग्मक में क्या होता है, युग्म के रूप में ये होता है यानी कि जोड़े के रूप में भी होता है ये, साथ ही साथ युग्मक ध्वनियों में क्या होता है, दो वर्ण यानी कि दो कैसे वर्ण, एक जैसे वर्ण। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको किसका, दिल्ली का। तो दिल्ली में क्या है, दो वर्ण एक से आपको मिलेंगे, आधा ला, एक तो इसमें होगा पूरा वर्ण, एक होगा इसमें आधा वर्ण। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, ये युग्म के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइएगा मुझे। मनीषा भाई देखिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो पूछिएगा, समझ में आ रहा है ना भाई, क्लियर हो गया। संयुक्त नहीं होगा, जिन्होंने भी संयुक्त ध्वनियां बताया है बिल्कुल गलत है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। चलिए
स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी कि एक ही क्वेश्चन से क्या क्या पूछा है, एक तो स्पर्श व्यंजन भी है, दूसरा उस वर्ण का प्रयोग कंठ से होता है, साथ के साथ अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखिएगा, जल्दी से बताइएगा मुझे, ठीक है। क, ग, ख या घ, तो जल्दी से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, मैं जल्दी से बताइएगा। स्पर्श व्यंजन, साथ के साथ कंठ ध्वनि, कंठ से भी बोला जाए, और अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर मिला है मुझे ख देख लेते हैं भाई, अघोष भी पूछा है मैंने, ठीक है। तो 18 का सी आंसर प्रदीप जी ने दिया है मुझे, और ख यानी कि सी आंसर अधिकतर मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट नहीं, आप जानते हैं कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं, पहले और दूसरे। तो आपने देखा होगा ये तो पहला वर्ण है। चलिए, साथ के साथ पूछा है इसमें भाई स्पर्श व्यंजन साथ के साथ कंठ ध्वनि, तो क का प्रयोग भी कंठ ध्वनि में होता है, लेकिन महाप्राण पूछा है तो महाप्राण क नहीं है, लेकिन ग क्या है भाई, ग की हम बात करें तो ग जो है आपका तीसरे वर्ण में आता है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि ये सघोष में आता है, इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सही जवाब क्या है आपका, सी आंसर ख। ख क्या है देखिएगा, क ख दूसरा वर्ण है, साथ के साथ अघोष भी है, ठीक है, और बात करें ये महाप्राण भी माना जाता है। तो राइट आंसर आपका सी आंसर यानी कि ख बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 का डी नहीं होगा, घ नहीं आएगा। घ किस में आता है भाई, घ तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि ये जो आता है आपका सघोष में आता है, इसीलिए आपका जो होगा वो डी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहा जाता है, कंठ, दंत, मूर्धन्य या अनुनासिक। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा, सभी के सभी, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा, ठीक है, आंसर दीजिएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने पर होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है ना अमरनाथ, देखिए पहला दूसरा जो होता है वो तो होता है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है सघोष, ठीक है। चलिए, दूसरा और चौथा ये होते हैं आपके महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा वो होते हैं आपके अल्पप्राण। अब मैंने पूछा है आपसे कि भाई बताइएगा जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो सभी का आंसर बहुत अच्छे से मुझे मिल रहा है। उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, दंत वर्ग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का। देखिए त थ द ध त थ जब आप बोलेंगे ना तो स्वयं आप देखिएगा जो आपकी जीवा है ऊपर वाले दांत को टच करेगी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दंत वर्ण। बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, किसी ने भी डाउट नहीं रखा है, सभी ने अच्छे से जवाब दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर कहते हैं, देखिए स्वर किससे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो जिसका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, या फिर जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, सी जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या डी जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से मुझे बताइए, मैं जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही कहा, त थ द ध न होते हैं, ठीक, बिल्कुल प्रदीप, बहुत अच्छे से दिया है आपने आंसर। चलिए तो जल्दी से बताइएगा स्वर किससे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके आंसर मिलने लगे हैं, सी आंसर मुझे दिया है संजय, सी आंसर। चलिए देख लेते हैं,
सी आंसर, बी आंसर भी मुझे मिला है विवेक जी की तरफ से और राजकुमार जी की तरफ से। तो राइट आंसर कुमारी ममता जी ने भी बहुत अच्छे से दिया है, सी आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या पूछा है भाई कि स्वर किससे कहते हैं? स्वर किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बनता है भाई, वो तो स्वयं है, तो स्वर की सहायता से तो व्यंजन का प्रयोग होता है ना, इसीलिए आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? जिनका उच्चारण बिना अवरोध यानी कि बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। तो बी आंसर 100% बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 20 बिल्कुल सही का, 20 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो 21st क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको बताना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं। चलिए राजकुमार क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। आपने देखा होगा कि हमारी भाषा जो हिंदी है वह देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है, और देवनागरी लिपि के अनुसार जो हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? 20 यानी कि 52। बहुत बढ़िया जवाब। टोटल पूर्ण रूप से टोटल कितना है? 52 वर्ण। बहुत अच्छे से जवाब मिला है आप सभी की तरफ से। राइट आंसर सी ऑप्शन। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत, घोष वर्ण, संयुक्त व्यंजन या तालव्य? तो आपको बताना है छ से क्षत्रिय। तो इस क्वेश्चन का आंसर 22 सेकेंड का सही जवाब क्या होगा भाई? यहाँ पर इस ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त व्यंजन या तालव्य? तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड का जवाब। आंसर दीजिएगा विवेक, राजकुमार। सी आंसर मुझे मिला है, तो बहुत बढ़िया है भाई जवाब, क्योंकि आप जानते हैं क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श, इनका प्रयोग जो होता है किसके रूप में होता है? इनका प्रयोग जो होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में होता है। यानी कि दो भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से जब एक वर्ण बनता है तो उसे संयुक्त कहते हैं। साथ में व्यंजन लगा है तो संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हेलो राकेश। तो देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी आंसर। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महाप्राण ध्वनि है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि है कौन सी? क, घ, ड या य? तो जल्दी से बताइएगा ए बी सी डी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी समस्या आपको हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। कृतिका भी मैंने बताया था ना आपको उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। भाई आंसर दीजिएगा। भाई मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है कि भाई आपको बताना है कि निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। महाप्राण क्या होता है? जिनमें हमारी स्वर तंत्रियां क्या होती है? महाप्राण भाई जिसमें किसी वर्ण को बोलते समय जो वायु होती है ना, वायु खुलकर कंपन करती है, और आप ऐसे करके बोलेंगे ना क, घ, तो यहाँ पर आपकी वायु आपके हाथ पे टकराए, वहां पर क्या होगा समझ लीजिएगा, वो महाप्राण वर्ण है। तो बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है, बिना किसी डाउट के आपने घ बताया है। बहुत बढ़िया जवाब। देखिए यदि किसी को समझ में ना आए कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है तो मैं आपको बताती हूँ, हाथ को ऐसे रखिएगा और ऐसे करके उन वर्णों को बोलना शुरू कीजिएगा। क बोलेंगे तो क पे हवा नहीं टकराएगी, लेकिन घ बोलेंगे तो घ पे आपकी हवा टच होगी यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। घर्षण से उच्चारित व्यंजन है कौन सा? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर ये सभी? तो जल्दी से बताइएगा 24 क्वेश्चन का सही जवाब। आंसर दीजिएगा मुझे। 24th क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने पूछा है कि वह कौन सा व्यंजन है जो घर्षण से उच्चारित होता है। तो स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ये सभी?
तो यहाँ पर संजय जी की तरफ से मिला है मुझे बी आंसर और उन्होंने डिलीट कर दिया है विवेक जी। किस क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने? 24 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से दीजिएगा जवाब। चलिए, थैंक यू प्रदीप। तो यहाँ पर ये सभी आंसर आप लोगों ने मुझे दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ी बहुत जल्दबाजी यदि आपके सामने ये सभी आ जाता है ना, तो आप और ऑप्शन को देखना बंद कर देते हैं। तो राइट आंसर संजय ने भी मुझे दिया था, लेकिन संजय जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। बिल्कुल सही कहा राजकुमार, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब है। राइट आंसर क्या होगा? यानी कि घृत से उच्चारित व्यंजन, जिसमें क्या होता है, जो ऊष्मा है साथ के साथ घर्षण कर कर बाहर की ओर निकलती है। तो राइट आंसर ऊष्म व्यंजन श, देखिए श, श, ह, स और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, जिसमें ऊष्मा जो निकलती है वो घर्षण करके उच्चारित होती है। बी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अमरनाथ, बहुत बढ़िया आंसर। चेतन और मुकेश जी, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर चंद्रकला, बहुत बढ़िया जवाब दिया है सभी ने, एकदम बढ़िया जवाब प्रदीप जी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? देखिए घोष भी ये पूछा गया है, घोष को याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में सघोष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या तो घोष आएगा या सघोष आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है प, ट, द या फ। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा वर्ग है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें घोष वर्ण का प्रयोग किया गया है। आंसर दीजिएगा सभी के सभी। देखते हैं यहाँ पे 25 का क्या मिला है। ए आंसर मुझे मिला है। भाई संजय जी थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दें। 25 का क्या होगा सही जवाब, जल्दी से मुझे बताइएगा। देखिए घोष वर्ण, मैंने अभी आपको बताया ना कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, सघोष को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर मुझे मिला है। सारा, देखिए आपने बी आंसर मुझे बताया है, तो देखते हैं राइट आंसर, ठीक है, ए बी दोनों में। तो राइट आंसर की बात करें, यानी कि घोष वर्ण। घोष वर्ण आप जानते हैं कौन से होते हैं, दो होते हैं ना, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। अघोष क्या होता है, जिनमें हमारी स्वर तंत्रियां खुलकर कंपन नहीं करती हैं, और घोष होता है जिनमें हमारी स्वर तंत्रियां खुलकर कंपन करती हैं। तो राइट आंसर आपका सही जवाब सी ऑप्शन द क्या है आपका, घोष वर्ण। देखिएगा पा तो आपका घोष में आ जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। टा पहले वर्ण पे आता है ना, तो इसीलिए ये भी आपका किस में आएगा, अघोष में। लेकिन आपका द देखिएगा, था द तीसरे नंबर पर आ रहा है ना, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी हो गया, यानी कि द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो देखिएगा मूर्धन्य व्यंजन यदि आपको पता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। चार ऑप्शन जैसे कि अब तक आपको मिलते आए हैं, चार आंसर, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। तो देखिएगा और जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आंसर दीजिएगा। 26 क्वेश्चन आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। सघोष और घोष की अघोष की हम बात करें, अघोष याद रखना है आपको, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है आपसे। साथ ही साथ अल्प प्राण पूछा जाए तो पहला तीसरा पांचवा यानी कि 135 अल्प प्राण, ठीक है। और यदि हम बात करें महाप्राण की तो दूसरा और चौथा यानी कि 24 महाप्राण। बस इनको आप याद रख लीजिएगा।
कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूछा है आपसे मूर्धन्य व्यंजन, 26 का क्या होगा सही आंसर। सी आंसर आप लोगों का अधिकतर मुझे मिल रहा है, तो देख लेते हैं। मूर्धन्य व्यंजन की बात करें जिसमें जीभ हमारी क्या है, झटके से ऊपर जाके तुरंत नीचे आ जाती है। बिल्कुल सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। त थ द ध, देखिए ग घ क ख ग घ, ये किससे आवाज आ रही है, कंठ से, ठीक है। च छ ज किससे है, तालु। प फ किससे है, ओष्ठ। अब हम बात करें ये किससे है, ड। ड की हम बात करें, जीभ तुरंत ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब जिसने भी सी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। तो देखिए अ आ ई ए, जल्दी से जीत दीजिएगा जवाब। संवृत और विव्रत दो तरह के होते हैं आपके स्वर, तो आपको बताना है यहाँ पर अ आ ई ए कौन सा होगा सही जवाब। आंसर दीजिएगा। भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संवृत पूछा जाता है, विव्रत पूछा जाता है, अर्धव्रत पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। तो मैंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन, जल्दी से दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा सही आंसर, ये आप सभी को बताना है, बस जल्दी से दीजिए। बहुत बढ़िया जवाब, जिसमें हमारी जो ओष्ठ है ई यानी कि स्माइल की तरह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके के, तो ई आ जाए या फिर ये ई आ जाए, तो किसके अंतर्गत आते हैं, ये संवृत के अंतर्गत आते हैं। बहुत बढ़िया जवाब राजकुमार, अमरनाथ, सभी ने अच्छे से दिया है जवाब। विव्रत भी पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कंठ ओष्ठ स्वर कौन से हैं, तो याद रखिएगा आप इन सबको, मैंने पढ़ाया भी है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बहुत इजी क्वेश्चन है, दंत, ओष्ठ, तालव्य या लास्ट देखिएगा वर्तर्य भी कहा जाता है इसे, तो जल्दी से बताइएगा 28 यानी कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। भाई आंसर दीजिएगा, सभी के सभी कोशिश करें बबीता जी कि जवाब दें, ठीक है। राम आंसर दीजिएगा, मुकेश भाई बताइएगा छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए बी सी डी, मोनिका ने बोला है सी आंसर, सारा जी ने बोला है सी आंसर, तो यहाँ पर देख लेते हैं सही जवाब। तो देखिए सही जवाब बिल्कुल च छ ज झ इया, च छ ज छ झ इया, तो यहाँ पर क्या है, तालव्य। बिल्कुल सही आंसर आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब है। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाय है। अयोगवाह, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त या अल्प प्राण, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। शिल्पी, अभी भाई अभी बताइएगा। मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एक है विसर्ग, दूसरा महाप्राण, तीसरा संयुक्त, चौथा है अल्पप्राण। तो यहाँ पर देखिएगा सी सी डी डी आंसर, यहाँ पर आप अलग अलग आंसर मुझे दे रहे हैं। कृतिका ने सी, राम ने सी, राजकुमार जल्दी से बताइएगा सी डी आंसर मिल रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का ना तो सी होगा ना ही डी होगा। दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, ना ही होगा आपका महाप्राण। सही जवाब निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं। अयोगवाह जो होते हैं भाई समझ लीजिएगा, ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, यानी कि आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं। इसीलिए अयोगवाह की संख्या 2 होती है। और कौन कौन सी होती है, एक तो होता है अंगा, एक होता है देखिएगा, एक होता है अंगा और एक होता है आहा। अंगा को नाम दिया गया है अनुस्वार, समझ में आया, और आहा को नाम दिया गया है विसर्ग। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैंने पूछा है अयोगवाह, तो यहाँ पर आपको विसर्ग पूछा है, तो सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन। राम
क्लियर हुआ भाई, समझ में आया। अयोगवाह दो होते हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है? जो पूर्ण रूप से ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो। मुख्य रूप से दो होते हैं अयोगवाह, अंगा और आह। अंगा को अनुस्वर कहा जाता है, आह को विसर्ग कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन में मतलब द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है? अभी मैंने आज की क्लास में 2 क्वेश्चन बता दिए हैं द्वित्व व्यंजन के, तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी समझने में। कंचन, प्रयाग, लज्जा या सपना, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, भाई आंसर दीजिएगा, सभी के सभी आंसर दें। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो आंसर दे सुमित। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर आपने मुझे जवाब दिया है क्या? सी आंसर। आप सभी जानते हैं कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें 2 वर्ण लगातार एक से आपके सामने मिले। तो बहुत बढ़िया जवाब आप सभी की तरफ से आया। दिल्ली, बिल्ली, लज्जा, बहुत अच्छे से दिया है जवाब। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से जवाब मिला है। और देखिएगा, चलिए आप मुझे बताइएगा किस किस के 30 में से कितने नंबर आए हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही, और इवनिंग में मिलेंगे सीडीपी के साथ अपने न्यू चैनल पर। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ लाइक करें या ना करें, समझ में आता है तो डेली क्लासेस होती है 11 बजे, आप डेली क्लास में आएँ, ठीक है ना। तो मिलेंगे इवनिंग क्लास में। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच गाइस।